मेरे गांव में जो भी लड़की 14 साल की होती उसे देवदासी बना दिया जाता था। मैं भी जल्द से जल्द देवदासी बनना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा था जो लड़की देवदासी बनती उसे खूब सारे गहने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। इसीलिए मेरा भी मन करता कि मैं भी जल्दी से 14 साल की हो जाऊं और देवदासी बन जाऊं। लेकिन मेरी बहन मुझे हमेशा समझाती कि कभी भी देवदासी मत बनना। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कहती थी। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी सहेली जब 14 साल की हुई तो उसके माँ बाप ने उसे देवदासी बनाकर ठाकुर की हवेली पर भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर देवदासी हवेली पर क्यों जाती है। इसलिए एक दिन मैं चुपके से हवेली पहुंच गई और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं पसीने से तरबतर हो गई, क्योंकि ठाकुर तो मेरी सहेली के साथ। मेरा नाम पायल है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वह 2 भागों में बटा हुआ है। बचपन से मैं यही देखते आ रही हूँ कि जिस तरफ मैं रहती हूँ उस तरफ गांव के दूसरी पार वाले लोग कभी भी नहीं आया करते थे, और मेरी पार वाले लोग कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाया करते थे। अगर कभी कोई गलती से भी उस तरफ चला जाता तो दूसरी पार के लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते थे। पहले तो मुझे यह सब समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम उस पार नहीं जा सकते। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी और बचपन से ही बहुत सवाल जवाब करती थी। इसलिए जब मैंने यह सब देखा तो मैंने अपनी माँ से पूछा, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे उनकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे यह समझ आता गया कि हम जिस जाति के हैं उस जाति के लोग उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि उस पार के लोग हमें अपने से नीची जाति का समझते हैं और खुद को ऊंची जाति का। मैंने माँ से कई बार पूछा कि यह ऊंची जाति और नीची जाति कैसे पता चलती है, तो माँ हमेशा मुस्कुरा कर कहती कि भगवान जिसे जहाँ पैदा कर देता है बस वही उसकी जाति होती है, और ये हम नहीं बता सकते कि किसकी जाति ऊंची है किसकी नीची। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, जो पहले से बता दिया गया है वही सबने मान लिया है। मैं जिस जाति में पैदा हुई थी उस जाति की लड़कियां जैसे ही 14 साल की होती थीं उन्हें देवदासी बनाने की प्रथा मेरे गांव में थी। जब भी किसी लड़की को देवदासी बनाया जाता तो मेरे गांव के मंदिर में किसी मेले के जैसा आयोजन होता। हम लोगों को ये सब देखकर बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैं बचपन से ही देखती चली आ रही थी कि जिस भी लड़की को देवदासी बनाया जाता उसे खूब सारे गहने और कपड़े पहनने को मिलते। साथ ही साथ खाने पीने की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी जाती। मैं और मेरी सहेली जब भी कोई लड़की देवदासी बनाई जाती तो उसे देखने झट से मंदिर पहुंच जाती थी, क्योंकि देवदासी बनने का आयोजन देखने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। हम हमेशा एक दूसरे से कहते कि जल्दी से हम लोग भी बड़े हो जाएं और फिर हम भी देवदासी बनेंगे, और देखना हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे गहने और कपड़े होंगे। वैसे तो हमेशा से यह देखा गया था कि जिन घरों में लड़कियां पैदा होती थीं वहाँ मातम छा जाता था, लेकिन बस मैंने अपनी ही जाति के लोगों में देखा था कि अगर उनके यहाँ पर लड़की पैदा होती तो खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाती। इसके पीछे क्या कारण था ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी थी। मेरे घर में मेरे माता पिता, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन वह मेरी सहेली की तरह ही थी। मैं अपनी हर बात अपनी दीदी को बताया करती थी और मेरी दीदी भी मुझसे अपनी सारी बातें करती थी। हम लोग साथ में खुशी खुशी स्कूल जाते और घर वापस आते। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए मैंने गांव में बहुत सी लड़कियों से दोस्ती कर रखी थी, जिनमें मुझसे उम्र में बड़ी लड़कियां भी मेरी सहेलियां थीं। जब मेरी दीदी 14 साल की हुई तो उसको देवदासी बनाने का आयोजन शुरू कर दिया गया, लेकिन वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और माता पिता के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे देवदासी नहीं बनना।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि देवदासी बनने में तो बहुत मज़ा आता था। कितने सारे गहने मिलेंगे और कपड़े, लेकिन क्या दीदी को गहने और कपड़े नहीं चाहिए थे? मैंने जब इस बारे में दीदी से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फिर आप देवदासी बनने से क्यों मना कर रही हैं? तो वह मुझसे बोली, पायल, तुम अभी छोटी हो, तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझोगी, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। देवदासी बनना बहुत बुरी चीज़ है, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कभी भी देवदासी मत बनना, बल्कि पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसरनी बनना और हो सके तो इस गांव की लड़कियों को बचा लेना। मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि दीदी ऐसा क्यों कह रही है कि देवदासी बनने से बहुत तकलीफ होती है और गांव की लड़कियों को बचाना, जबकि मैंने तो आज तक जिन भी लड़कियों को देवदासी बनता हुआ देखा वह तो बहुत खुश नज़र आती थीं। जिस दिन दीदी को देवदासी बनाने के लिए लेकर जा रहे थे, उस दिन वह बहुत बुरी तरह से रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। मैंने भी माँ बाबूजी से यही कहा कि अगर दीदी देवदासी नहीं बनना चाहती तो आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए वह कितना रो रही है। अगर उसे देवदासी बनने से खुशी नहीं मिलती तो उसे मत बनाओ। लेकिन मेरी बात किसी ने भी ना सुनी, बल्कि बाबूजी ने मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। जब दीदी को देवदासी बनाया जा रहा था तो उस पूरे आयोजन के दौरान दीदी लगातार रोती रही, लेकिन किसी ने भी उसके आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि उसे देखकर मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। शाम तक आयोजन जब पूरा हो गया तो हम सब घर की तरफ लौटने लगे, लेकिन मैंने देखा कि दीदी को एक डोली में बिठाकर गांव के उस पार भेजा जा रहा था। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब हम सब लोग घर जा रहे हैं तो दीदी को उस पार क्यों भेजा जा रहा है, और उस पार तो हमारे इधर के लोग कभी जाते ही नहीं। मैंने माँ से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए ही था। फिर मैंने गांव की कुछ बड़ी लड़कियों को आपस में बात करते सुना कि अब मेरी बहन यानी रिमझिम को ठाकुर की हवेली पर लेकर जाया जाएगा। ठाकुर की हवेली का नाम सुनकर तो मुझे बहुत तेज घबराहट होने लगी, क्योंकि ठाकुर साहब तो बहुत ही बड़े आदमी थे और बहुत गुस्सैल भी। सभी गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनसे बहुत डरते थे। लेकिन मेरी दीदी को ठाकुर की हवेली पर क्यों लेकर जाया जा रहा था, यह मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने घर जाकर जब दोबारा से सवाल जवाब किया तो बापू ने मेरे गाल पर एक तमाचा मार के मुझे चुप करा दिया। मैं पूरी रात बिलख बिलख कर रोई, लेकिन मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। 5 दिन के बाद दीदी घर वापस आई। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन दीदी की हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसे कई जगह चोटें लगी हुई थीं। मैंने उसे गले से लगा लिया और वह भी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा, दीदी ये चोटें कैसे लगी? तो वो बोली, कुछ नहीं, मैं गिर गई थी बस। तू ये सब छोड़, जा मेरे लिए पानी ले आ। उस दिन के बाद से दीदी हमारे साथ ही रहने लगी, लेकिन अब दीदी स्कूल नहीं जाती थी और ना ही अपनी सहेलियों से मिलने जाती थी। वह पूरा पूरा दिन गुमसुम सी घर पर रहती और घर का काम करती रहती। मैंने सोचा अब तो दीदी घर आ गई है तो धीरे धीरे हो सकता है वह फिर से पहले जैसी हो जाए और स्कूल जाने लगे। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो मैंने देखा कि 2-3 आदमी मेरे घर से बाहर निकलकर जा रहे थे और उन्होंने बहुत सारे रुपए मेरे बाबूजी को हाथ में पकड़ाए और ये कहकर गए कि वह कल सुबह तड़के ही आ जाएंगे।
मैं चुपचाप यह सब देख रही थी, लेकिन मार के डर की वजह से मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। जैसे ही रात हुई, दीदी का सारा सामान बांधा जाने लगा। मैंने माँ से पूछा, दीदी कहीं जा रही है क्या? तो माँ ने कहा, हाँ, कल सुबह दीदी की विदाई हो जाएगी। मैंने कहा, दीदी की विदाई, लेकिन कहाँ? तो उन्होंने कहा, तेरी दीदी देवदासी है, तो उसे उसका मालिक लेने आएगा। माँ की बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी। मैंने कहा, लेकिन आप दीदी को क्यों भेज रहे हैं और दीदी किसी मालिक के पास क्यों जाएगी? जब मैंने सवाल जवाब शुरू किए तो माँ ने मुझसे कहा, यही इस गांव की प्रथा है, जो देवदासी है उसे अपने मालिक के साथ जाना ही पड़ेगा। तू भी इसके लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि 14 का होते ही तुझे भी जाना है। माँ की बातों ने मुझे थोड़ा डरा दिया, लेकिन उस समय मुझे दीदी की चिंता थी। मैं तुरंत ही भागकर दीदी के पास गई। मैंने कहा, दीदी आप कहीं मत जाना। तो वह रुआसी सी आवाज़ में बोली, पायल, मैंने तुझे कहा था ना कि देवदासी मत बनना। मैं तुझे इसीलिए देवदासी बनने को मना कर रही थी, क्योंकि अब तू मेरा ही हाल देख ले। जब मैं देवदासी बन गई हूँ तो इसी तरह से मुझे एक मालिक से दूसरे मालिक के पास भेजा जाता रहेगा। अगले दिन माँ बाबूजी ने दीदी को उन अनजान आदमियों के साथ अकेले भेज दिया। इस बार वह बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। शायद वह अंदर से मजबूत हो गई थी। धीरे धीरे साल बीत रहे थे। दीदी कुछ कुछ महीनों में घर आती और माँ बाबूजी उसे अलग अलग मालिकों के पास कुछ ही दिनों में वापस भेज देते। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जब भी दीदी को किसी नए मालिक के पास भेजा जाता तो उसके बदले में बाबूजी को खूब सारे पैसे मिलते थे। मेरे गांव की कई लड़कियों को देवदासी बनाकर ठाकुर की हवेली पर भेजा जाता रहा और उसके बाद वह अपने नए नए मालिकों के पास भी भेजी जाती रहीं। धीरे धीरे समय बीता और फिर मेरी सहेली पुष्पा के देवदासी बनने का समय आ गया। मैं अब 13 साल की हो चुकी थी और वह 14 साल की हो गई थी। वह अपने देवदासी बनने से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे दीदी की हालत याद थी तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और बोली कि तू पागल हो गई है। देखना, अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मैं क्योंकि बड़ी हो गई थी तो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा समझ आने लगी थी, लेकिन आज भी मेरे दिल में यह जिज्ञासा थी कि जो लड़कियां देवदासी बनकर ठाकुर की हवेली पर भेजी जाती हैं, वहाँ उनके साथ ऐसा क्या किया जाता है कि उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है। शाम तक मेरी सहेली को देवदासी बनाकर ठाकुर की हवेली पर भेज दिया गया था और संयोग की बात यह थी कि उसी दिन मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जिसमें गांव के इस पार वाले और उस पार वाले सभी लोग शामिल होने गए थे। गांव की तरह मेले को भी 2 भागों में बांटा गया था। मेरे पास इससे अच्छा और कोई मौका नहीं था ये देखने का कि आखिर हवेली में देवदासी के साथ क्या होता है, क्योंकि गांव लगभग काफ़ी खाली था। कोई भी यह देखने वाला नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है। मेरे घर से भी माँ बाबूजी और मेरा भाई गए हुए थे। मैंने जानबूझकर उन्हें यह बहाना बनाकर मना कर दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही घोर अंधेरा हुआ, मैंने एक कंबल ओढ़ लिया और दबे पांव गांव की गलियों से चुपके चुपके निकलने लगी और पीछे के खेतों से होते हुए ठाकुर की हवेली के पास पहुंच गई। लेकिन मैंने देखा कि ठाकुर की हवेली पर तो बहुत सख्त पहरा था। मैं किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी। मेरे इरादे बचपन से ही बहुत मजबूत रहे थे। मैं तुरंत ही हवेली के पीछे की ओर पहुंची। मैंने सोचा, अगर आगे से ना सही तो मैं पीछे से तो जा ही सकती हूँ। ठाकुर की हवेली के पीछे बहुत बड़े बड़े खपरैल लगे हुए थे, जिन पर मैं सर्र से चढ़ गई। एक कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
फिर मैंने ध्यान दिया कि पास ही एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है जिसकी मोटी मोटी टहनियाँ खिड़की तक पहुँच रही थीं। मैं खपरेल से उतरकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गई और संभल संभल कर चलते हुए टहनियों के सहारे खिड़की के पास पहुँच गई। जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर झांक कर देखा, मेरे तो पैर ही कांपने लगे। पूरा कमरा मेरी सहेली की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। ठाकुर मेरी सहेली के साथ जानवरों की तरह सलूक कर रहा था और वह बहुत ज़्यादा नशे में भी लग रहा था। वह लगातार मेरी सहेली को पीट रहा था और गलत काम कर रहा था। यह देखकर मैं पसीने से तरबतर हो गई और घबराहट की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं टहनी से नीचे आ गिरी, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गई। जैसे तैसे मैं लंगड़ा लंगड़ा कर सबकी नज़रों से खुद को बचाते हुए अपने घर पहुंची, क्योंकि अगर मुझे कोई देख लेता तो मार मार कर अधमरा कर देता। हवेली का नज़ारा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। घबराहट के मारे मैं सदमे में आ गई थी। कई दिनों तक मैं किसी से कुछ भी नहीं बोली। कुछ दिन बाद मेरी सहेली को दूसरे मालिक के पास भेज दिया गया था और अब मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि मेरी दीदी देवदासी बनने के लिए क्यों मना कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता और अब मैं 14 साल की हो गई तो मेरे घर वाले मुझे देवदासी बनाने की तैयारी शुरू करने लगे। मैंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसके बदले में मुझे सिर्फ बापू की मार ही मिली और मुझे ज़बरदस्ती देवदासी बनाकर हवेली पर भेज दिया गया। उसके बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ जो मेरी सहेली, मेरी दीदी और गांव की बाकी लड़कियों के साथ होता आया था। जब हवेली से मुझे मेरे घर भेजा गया तो मैंने स्कूल जाने की ज़िद की, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि अब पढ़ाई लिखाई बंद, अब अपने मालिक के पास जा और वहाँ उनकी मन लगाकर सेवा कर। मैं अपनी पढ़ाई हर हाल में करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद ही मुझे एक मालिक के हाथ बेच दिया गया। धीरे धीरे साल बीतते रहे और मैं एक मालिक के हाथ से दूसरे मालिक और दूसरे मालिक से तीसरे, फिर चौथे और 5वें मालिक तक बेची जाती रही। वह सब के सब मेरा शोषण करते रहे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे इंसान समझता। मेरी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। दिन भर वह लोग मुझसे अपने घर के काम करवाते और फिर रात को, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी दीदी की बात याद थी कि अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो मैं अपने गांव की बाकी की लड़कियों को इस घिनौने अपराध से बचा सकती थी। प्रथा के नाम पर जो गंदा खेल मेरे गांव में खेला जा रहा था, उसे मुझे हर हाल में बंद करवाना था। इतने सालों में मैं बहुत बार मौके ढूंढती रही कि कैसे भी अपने मालिकों के घर से भाग जाऊं, लेकिन मुझे कभी भी कोई मौका नहीं मिला। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरे नए मालिक के परिवार वाले किसी शादी में शामिल होने गए थे और उस दिन वह नशे में पूरी तरह धुत होकर मेरे साथ गलत काम करने के लिए आया। मेरे पास अब यही मौका था। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया, लेकिन उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लिया। हमारे बीच बहुत देर तक खींचतान चलती रही। उसके बाद मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर दरवाजे पर जाकर टकराया, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी और वह दर्द से तिलमिलाने लगा। मैं तुरंत ही भागकर मेन गेट के पास पहुंची। मैं लगातार सड़क पर दौड़े ही चली जा रही थी। मुझे कोई सुध नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं लगातार अंधेरे में दौड़ती जा रही थी और गाड़ियाँ मेरे आसपास से निकलती जा रही थीं। भाग भाग कर मैं थक चुकी थी, लेकिन मेरे कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तभी अचानक सामने से आई हुई एक गाड़ी से मेरी ज़ोरदार टक्कर हुई और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं किसी के घर पर थी। मैं जैसे ही उठकर बैठी, तभी एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उठो मत, आराम से लेटी रहो, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई।
क्योंकि अब मुझे हर आदमी के अंदर भेड़िया नजर आता था। वह शायद मेरे डर को भांप गया, इसीलिए वह तुरंत ही जाकर अपनी माँ को मेरे पास बुला लाया। उसने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित हो। उस लड़के का नाम अजय था। अजय की माँ ने उन दिनों मेरा बहुत ध्यान रखा। इतना तो प्यार मुझे मेरी माँ ने भी नहीं दिया था जितना प्यार अजय की माँ ने मुझे किया। 2 हफ्तों में ही मुझे अजय की माँ से बहुत लगाव हो गया था। जब मैं 2 हफ्ते में ठीक हो गई तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अजय ने मुझसे कहा, तुम बेशक यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अब अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो कि तुम उस रात बदहवास हालत में इस तरह सड़क पर क्यों दौड़ रही थीं। पहले मैंने सोचा कि अगर अजय ने मेरी सच्चाई जानी तो पता नहीं वो क्या करेंगे। लेकिन इतने दिनों में मैंने पाया था कि अजय बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। मैंने तो आज तक मर्द को सिर्फ भेड़िए के रूप में देखा था, लेकिन अजय पहले मर्द थे जिनमें मुझे एक रक्षक दिखता था जो औरत की इज्जत करता था। इसीलिए मैंने अपनी पूरी कहानी रो रो कर अजय को साफ साफ बता दी। मेरी कहानी सुनकर अजय की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह बोली, मेरी बच्ची, तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब तुम्हारे बुरे दिन आज से खत्म हो गए। अजय मुझसे बोला कि तो अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा, मुझे अभी पता नहीं है, पहले मैं कोई काम ढूंढ लूँगी और फिर अपनी पढ़ाई को वापस शुरू करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसरनी बनना चाहती हूँ ताकि अपने गांव की लड़कियों को मैं बचा सकूं। अजय ने कहा, तो उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है? वो तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकती हो। मैंने कहा, आपने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान किए हैं, लेकिन अब मैं आपके और एहसान नहीं ले सकती, इसीलिए अब मुझे जाने दीजिए। अजय बोले, एहसान की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इस घर में रहना, मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं वैसे भी माँ के लिए केयर टेकर ढूंढ रहा था, क्योंकि माँ तो यहाँ पर अकेली ही रहती हैं। इस तरह से तुम्हें भी काम मिल जाएगा और मुझे भी माँ के लिए केयर टेकर मिल जाएगी। उनकी बात मुझे ठीक लगी और मैं वहीं पर रुक गई, क्योंकि वैसे भी मुझे अजय की माँ के साथ बहुत अच्छा लगता था। अगले दिन सुबह अजय मेरे पास आए और बोले, तैयार हो जाओ, 2 घंटे में हम कहीं बाहर जाएंगे। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर अजय मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अब मेरे अंदर थोड़ा सा शक पैदा होने लगा, लेकिन फिर भी उन पर भरोसा करने के लिए मैं मजबूर थी। 2 घंटे बाद हम लोग गाड़ी से निकल गए। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब अजय ने मुझे नींद से जगाया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अजय मुझे वापस मेरे उसी गांव में ले आए थे जहां मेरे साथ हैवानियत का वह खेल शुरू हुआ था। मैं ठीक मंदिर के सामने थी जहां आज फिर से किसी लड़की को देवदासी बनाकर उसकी ज़िंदगी खराब करी जा रही थी। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अजय पर बुरी तरह से चिल्लाई कि आप मुझे वापस यहाँ लेकर क्यों आए? मैंने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अजय ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर के पास ले जाने लगे। मैं उनसे हाथ छुड़ाती रही, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रही। जैसे ही हम दोनों मंदिर में पहुँचे, अजय बहुत ज़ोर से चिल्लाए, बंद करो यह घटिया काम। उनके चिल्लाते ही वहाँ एकदम सन्नाटा पसर गया। तभी ठाकुर के कुछ आदमी वहाँ आए और वह अजय पर चिल्लाने लगे कि तू कौन होता है यह सब रोकने वाला? ये हमारे गांव की प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं रोका। और तू है कौन जो इसे रोकने को कह रहा है? अजय ने कहा कि अगर अभी के अभी ये सब बंद नहीं किया तो तुम सबका बहुत बुरा हाल होगा। अजय के इतना कहते ही ठाकुर के आदमी ने अजय पर हाथ उठाया,
लेकिन अजय ने इतनी जोर का मुक्का उस आदमी के दिया कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी अचानक से मंदिर के सभी लोगों को पुलिस ने घेर लिया। हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी अजय ने कहा, मैं इस शहर का नया एसपी हूँ। अजय के मुंह से एसपी सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब इतने दिनों से मैं इतने बड़े अधिकारी के साथ रह रही थी। अजय ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि गिरफ्तार कर लो इन सबको और चलो हवेली पर, अभी के अभी ठाकुर को भी गिरफ्तार करना है। उस वक्त मैं जितनी खुशी महसूस कर रही थी मैं बता नहीं सकती थी। मैं जिस आदमी पर शक कर रही थी वह तो देवता निकला। ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया और अजय ने गांव की सभी लड़कियों को उस घिनौनी प्रथा से मुक्ति दिला दी। मैं अजय के साथ वापस लौट आई और उनकी माँ का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।